फ्रेंड्स, तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लिक सिस्टम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ऑल दैट। अच्छा, ये कन्फर्मेशनल थ्योरी कहाँ से आया है? ओके, जिसको नहीं पता, द कन्फर्मेशनल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय बार्टन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज ऑफ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स, दैट इज स्टेरॉयड सिस्टम्स। जब बार्टन एक साइंटिस्ट है वो जब स्टेरॉयड सिस्टम के बारे में मतलब स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्टेरॉयड का जो स्केलेटन है उसका यूनिट्स का हम स्टडी करें। अच्छा, स्टेरॉयड स्केलेटन होता कैसा है? बेसिकली steroid skeletons are like this। यहाँ पर 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग होगा, यहाँ पर एक, and here will be 1 cyclopentane ring। This is actually the skeleton structure of steroid। अब यहाँ पर जो यूनिट है ये सब साइक्लोहेक्सेन है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यूनिट के ऊपर स्टडी करें। फिर उन्होंने देखा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट कन्फर्मेशन, तो उस वहाँ से मतलब ये कन्फर्मेशनल थ्योरी का डिस्कवरी हुआ। नॉट डिस्कवरी एट ऑल, जब उन्होंने स्टडी किया तो ये कन्फर्मेशनल थ्योरी प्रपोज किया बार्टन ने। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये वाला आपका सिलेबस में हो सकता है, इफ़ नहीं है डोंट वरी, मतलब ये वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अभी बार्टन स्ट्रेन थ्योरी क्या है, सॉरी बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल रिंग कंपाउंड्स आर सपोज टू बी प्लेनर। मतलब हम जो भी रिंग कंपाउंड्स है, ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इसे हम प्लेनर सपोज कर लेंगे। एंड ड्यू टू इट्स प्लेनरिटी, अब आप देख सकते हैं ये वाला आपका sp3 कार्बन होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? दिस शुड बी 109.5 डिग्री, राइट? बट होगा कितना? अगर ये प्लेन है ये वाला कंपाउंड, देन इट्स एंगल विल बी 108 डिग्री, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम दिस एंगल, दिस sp3 एंगल, देयरफॉर इस डेविएशन के वजह से आपका एंगल स्ट्रेन आएगा। तो इसमें बोला है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपका रिंग कंपाउंड्स, दे विल सफ़र फ्रॉम एंगल स्ट्रेन अराइजिंग आउट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नेचुरल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नेचुरल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब फ्रॉम दिस एंगल, right? Now this strain theory was supported by the fact that 3 and 4 membered ring are most unstable। जो आपका 3 और 4 membered ring है, they are most unstable। okay, why? again यहाँ पर आपका जो एंगल होना चाहिए था sp3, सिंस दिस इज एन sp3 कार्बन, इसका एंगल आपका होना चाहिए था 109.85 डिग्री, राइट? बट इसका कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो आपका एक डेविएशन फ्रॉम दिस एंगल, तो इसका आपका एंगल स्ट्रेन 49.5 डिग्री हो गया। देयरफॉर दिस ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली दिस विल बी अनस्टेबल, वाई? बिकॉज इसका 90 डिग्री है जो आपका एंगल, बट इसका भी डेविएशन हुआ है फ्रॉम दिस नेचुरल वैलेंसी एंगल, एंड इसका जो एंगल स्ट्रेन होगा दिस माइनस दिस, विच विल बी इक्वल टू 19.5 डिग्री। अब जो आपका साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में जो स्ट्रेन होता है, ओवरऑल स्ट्रेन, that strain will be due to 3 reasons। what will be that reasons? वो होगा आपका बेयर एंगल। बेयर एंगल मतलब जो हमने अभी देख ही लिया है, डेविएशन फ्रॉम दिस नेचुरल वैलेंसी एंगल, दैट विल बी बेयर एंगल। तो उसके कारण आपका ओवरऑल स्ट्रेन में मतलब देयर विल बी स्ट्रेन, राइट, इन द मॉलिक्यूल। फिर और किसके कारण स्ट्रेन होगा? ड्यू टू इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। इक्लिप्सिंग स्ट्रेन कहाँ होगा आपका? I will show you here। this is cyclopropene, right? तो इसका जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, तो इसमें आपका ये दोनों जो हाइड्रोजन है दे आर इक्लिप्स टू ईच अदर, देयरफॉर इसे हम इक्लिप्सिंग स्ट्रेन बोलेंगे। इसको हम पिज़्ज़ा स्ट्रेन भी बोलते हैं।
and the third will be non-bonded interaction. So due to these three factors, there will be strain in this cyclic ring. अच्छा, अब ये जो बेयर्स जो स्ट्रेन थ्योरी है, ये एक आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है टू मेजर स्ट्रेन इन अ मॉलिक्यूल साइक्लिक रिंग, राइट. तो अगर ये थ्योरेटिकल है तो हम मतलब रियल मॉलिक्यूल्स में, रियल रिंग्स में हम कैसे निकालेंगे स्ट्रेन. तो देयर इज़ अ वेरी गुड मेजर फॉर कैलकुलेटिंग स्ट्रेन इन रियल रिंग्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग हीट ऑफ कंबशन. अब हम समझेंगे हीट ऑफ कंबशन के बारे में. अब यहाँ पर मैंने कुछ डाटाज लिखा है. दिस आर द मॉलिक्यूल्स. ये मैंने एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स लिया है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन. यहाँ पर मैंने हीट ऑफ कंबशन लिया है एंड दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन ईच हीट ऑफ कंबशन. इसका और इसका डिफरेंस दिस, इसका और इसका डिफरेंस ये होगा, इसका और इसका ये होगा. अब आप देख सकते हैं इथेन से जब हम प्रोपेन का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो वहाँ पर एक एडिशनल CH2 ग्रुप ऐड होता है. हियर ऑल्सो एडिशनल CH2 ग्रुप एक ऐड होता है. सिमिलरली हियर ऑल्सो. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इससे क्या मीन होता है कि जो पर मिथाइलिन ग्रुप जो हीट ऑफ कंबशन होगा इन दिस एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 660 किलोजूल पर मोल. इसका यूनिट किलोजूल पर मोल में होगा. अब हम समझ लिए ये. अब देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 660 के अराउंड ही आया है सारा वैल्यूज़. अब हमें ये भी पता है कि ये एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में आपका जो दे विल बी स्ट्रेन फ्री, राइट. यहाँ पर स्ट्रेन होगा नहीं. आपका साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेन होता है. देयर विल बी नो स्ट्रेन हियर इन दिस एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स. ये हमने समझ लिया, इसका वैल्यूज़ देख लिया हमने. स्ट्रेन फ्री जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आपका ये जो हमने देखा है पर CH2 मिथाइलिन ग्रुप, आपका जो एनर्जी लगेगा हीट ऑफ कंबशन दैट विल बी दिस. इसे आप याद रखना. अब हम इस सब डाटा को नेक्स्ट समझने में यूज़ करेंगे. अब क्या होता है कि जो साइक्लोएल्किन्स होता है they are simply a number of methylene groups joined together. साइक्लोएल्किन तो यही होता है ना, CN होता and n number of CH2 is joined together, right? If cycloalkenes are strain free, then its heat of combustion should be n into 660, right? n इंटू 660 किलोजूल पर मोल होना चाहिए अगर ये साइक्लोएल्केन्स स्ट्रेन फ्री है. However, there is some strain in the ring that makes the ring less stable. Then more energy is given out on combustion, right? मतलब स्ट्रेन तो ऑब्वियसली होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा. अच्छा, हम थोड़ी देर पहले जो देखा उससे कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो हीट ऑफ कंबशन का वैल्यूज़ आता है नॉर्मली इससे ज़्यादा आता है. ये प्रिडिक्टेड है बट इससे ज़्यादा आता है. तो हम क्या समझेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर्स में आपका स्ट्रेन होता है. अब चलिए इसे हम जो सारा अभी समझे हैं इसे एक ग्राफ में प्लॉट करके समझते हैं. अब ये रहा आपका ग्राफ. यहाँ पर मैंने इस एक्स एक्सिस में ये रिंग साइज प्लॉट किया है. अगेन इन दिस एक्सिस एंगल स्ट्रेन पर कार्बन इन प्लेनर रिंग. ये तो मैंने आपको समझाया होगा. एंगल स्ट्रेन पर कार्बन इन प्लेनर रिंग मतलब इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन मैंने आपको बोला था 49.5 डिग्री एंगल स्ट्रेन होगा. एंगल स्ट्रेन इज़ इक्विवेलेंट टू डेविएशन इन एंगल. ओके, इन केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन आपका 19.5 होगा एंगल स्ट्रेन. इन केस ऑफ आपका साइक्लोपेंटेन आपका होगा इक्विवेलेंट टू 1 जो आपका एंगल स्ट्रेन होगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में आपका जो एंगल होता है इंटरनल वो होता है 108 डिग्री. एंड डेविएशन फ्रॉम नेचुरल वैलेंसी एंगल होगा आपका 1 डिग्री इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री, क्योंकि आपका नेचुरल वैलेंसी एंगल है 109.5 डिग्री, राइट. सो वो सब है एंगल स्ट्रेन पर कार्बन इन प्लेनर रिंग. ओके, इन दिस एक्सिस मैंने प्लॉट किया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर CH2 रिंग. ओके,
अब हम पहले एंगल स्ट्रेन का ग्राफ देखेंगे। एंगल स्ट्रेन का ग्राफ मैंने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया है, ये वाला होगा आपका एंगल स्ट्रेन का ग्राफ। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये थ्री मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर मैंने रिंग साइज प्लॉट किया है, उसका आपका एंगल स्ट्रेन होगा 49.5, मैंने आपको बोला था। तो हियर विल बी द पॉइंट। इन 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लोब्यूटेन आपका जो एंगल स्ट्रेन होता है वो 19.5 होता है। तो इट विल बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली हियर। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किया है। अगेन इन साइक्लोपेंटेन आपका होगा जो एंगल स्ट्रेन, फिर आपका साइक्लोहेक्सेन में, दिस इज साइक्लोहेक्सेन राइट, इसका एंगल होता है आपका 120 डिग्री माइनस 109.5 डिग्री। दिस इज नेचुरल वैलेंसी एंगल। ये sp3 कार्बन है ना, इसलिए ये वाला एंगल होगा आपका नेचुरल। तो आपका जो डेविएशन आता है वो अप्रॉक्सीमेटली -10 आता है। हियर माइनस वी विल नॉट कंसीडर सिंस हम लोग बस वो डेविएशन ऑफ एंगल ही देख रहे हैं, तो हम ये माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आया आपका 10 डेविएशन एंगल स्ट्रेन। तो हम यहाँ पर 10 के अराउंड हमने इसे प्लॉट कर दिया एंगल स्ट्रेन को, और सिमिलरली हम ऐसे इसे प्लॉट करते जाएंगे। फिर अब हम देखेंगे ये हीट ऑफ कंबशन का कर्व को, जिसे मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है, ये वाला आपका। अब जब हम एक रियल रिंग को हम बर्न करते हैं तो उसका आपका पर मिथाइल ग्रुप जो आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है वो अराउंड 698 होता है फॉर साइक्लोप्रोपेन। फिर आपका फॉर साइक्लोब्यूटेन आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन अराउंड 688 किलोजूल पर मोल होता है। सिमिलरली फॉर साइक्लोपेंटेन आपका जो हम रियल रिंग्स में देखेंगे उसके लिए आपका अराउंड 663 टू 668 के बीच आ जाएगा जो आपका एंथैल्पी है। एंड फॉर साइक्लोहेक्सेन आपका अप्रॉक्सीमेटली 658 किलोजूल पर मोल होता है। और ये ऐसे फिर ये बढ़ने लगेगा एंड इट विल बी मैक्सिमम एट फॉर 9 मेंबर रिंग। फिर ये घटने लगेगा एंड घटकर ये मतलब सिमिलर टू साइक्लोहेक्सेन होगा फॉर लार्जर साइक्लोएल्केन्स। बस यहाँ पर हमने ये सीख लिया। अब ये जो हमने रियल मॉलिक्यूल को जब हमने बर्न किया तो ये यहाँ पर मिनिमम क्यों दिखा रहा है, हीट ऑफ कंबशन यहाँ पर मिनिमम क्यों है? अच्छा, हीट ऑफ कंबशन से हमें क्या पता चलता है? The heat of combustion data gives us an indication of the total strain in the molecule, not just a contribution of angle strain. हमें जो टोटल स्ट्रेन होता है एक मॉलिक्यूल में वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर फॉर साइक्लोहेक्सेन इट इज़ मिनिमम दिस हेट ऑफ कंबशन। सो हमें इससे ये पता चलता है कि जो मिनिमम स्ट्रेन होगा वो आपका साइक्लोहेक्सेन में होगा बट नॉट इन साइक्लोपेंटेन। अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी हमको लगा था कि साइक्लोपेंटेन में सबसे कम स्ट्रेन होगा, बट बस एंगल स्ट्रेन ही आपका डिसाइड नहीं करता ओवरऑल स्ट्रेन ऑफ अ रिंग। सो वाई दिस इज़ सो, मतलब यहाँ पर ये मिनिमम स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन में क्यों है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन्स का कितना कन्फर्मेशन होता है? अच्छा, किसी को नहीं पता तो डोंट वरी, हमें इस टॉपिक में सब पता चल जाएगा। आपका चेयर कन्फर्मेशन होता है साइक्लोहेक्सेन का, बोट कन्फर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन होता है, बट अमॉन्ग ऑल दैट सबसे स्टेबल होता है आपका चेयर कन्फर्मेशन। और ये भी जानेंगे हम कि चेयर कन्फर्मेशन क्यों सबसे स्टेबल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम एक्सरे and electron diffraction experiments, it was proved beyond doubt that cyclohexane exists almost exclusively in the chair conformation. Why? Because मैंने अभी बोला they are stable। अब हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि वो सबसे स्टेबल है? तो एक जो आइडियल चेयर कन्फर्मेशन होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है आपका बॉन्ड एंगल that is approximately 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब इसका मतलब क्या, आपका जो ई अल्फ़ा है डिफॉर्मेशन इन बॉन्ड एंगल दैट इज़ 0। ओके फाइन। अब यहाँ पर नो बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्शन
हमको मिला था ना जब हमने ES मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में डिस्कस किया था अबाउट ES, ये वाला ES इक्वल टू E थीटा प्लस E अल्फ़ा प्लस E L प्लस E R। तो यहाँ पर तो फॉर चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये ज़ीरो हो गया। नो बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्शन मतलब क्या हुआ, ये जो EL है ये भी ज़ीरो हो गया। अगेन ऑल बॉन्ड्स आर स्टैगर्ड इन आइडियल चेयर कन्फर्मेशन, ऑल बॉन्ड्स आर स्टैगर्ड, ये आप जान लें। तो अगर ऑल बॉन्ड आपका स्टैगर्ड हुआ तो व्हाट डज दिस मीन, जो ये E थीटा है इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है दैट विल बी ऑल्सो ज़ीरो, राइट। अब ये जो नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है वो भी चेयर कन्फर्मेशन में ज़ीरो होता है आपका। तो इससे हमें क्या पता चला, जो स्ट्रेन है आपका, जो ये स्टेरिक स्ट्रेन है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। यस, तो इससे हम क्या समझेंगे कि ये जो आपका चेयर कन्फर्मेशन है दैट इज़ अ वेरी स्टेबल कन्फर्मेशन। तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन exclusively exist in chair conformation. However, electron diffraction experiments of cyclohexane in the gas phase shows some kind of मतलब ये जो वैल्यूज़ है आपका, ये तो आपका सेम रहता है, नो बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्शन, ये आपका कोई बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्शन नहीं होता है। बट जो हम जब गैस फेज में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं फॉर साइक्लोहेक्सेन, तब हमें मिलता है ये जो बॉन्ड एंगल है ये अप्रॉक्सीमेटली 111.05 डिग्री बन जाता है फ्रॉम 109 डिग्री। एंड आपका जो डायहेड्रल एंगल है वो मैंने मतलब बोला था, आपका डायहेड्रल एंगल आपका स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है ये साइक्लोहेक्सेन, तो 60 डिग्री होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ 60 डिग्री हमें मिलता है 56 डिग्री। बट स्टिल हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ स्टेबल कन्फर्मेशन। जो साइक्लोहेक्सेन है फिर भी हम उसे स्टेबल कंसिडर करेंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल है दिस वन, दिस इज H Cl। अब ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, राइट। ये वाला आपका परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, Cl। दिस विल बी परफेक्टली टेट्राहेड्रल बट दिस विल बी नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। बट स्टिल हम इस मॉलिक्यूल को भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ऐसे कुछ डिस्टॉर्शन आ गया फिर भी हम इसे मतलब अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, इसे हम चेयर कन्फर्मेशन ही बोलेंगे, वो भी स्टेबल कन्फर्मेशन। अब ये जो चेयर कन्फर्मेशन है इसे भी हम 2 डिफरेंट वेज में ड्रॉ करके देखेंगे। एक तो आपका ये वाला फॉर्म होगा, दिस विल बी वन फॉर्म, दिस विल बी द वन फॉर्म, ओके। अब इसमें हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन हम कैसे यहाँ पर देंगे, अब ये जो एवरी कार्बन है ये सब तो sp3 होगा, तो इसको हम टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे हाइड्रोजन्स को, मतलब ये दोनों एंगल ऐसे में है तो इन दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे देंगे। सिमिलरली हियर दिस विल बी लाइक दिस, हियर इट विल बी दिस, अगेन हियर दिस एंड दिस। ओ इसमें भी बाकी है या। अब ये जो आपका ऐसे एक्सिस में है, जो ये बॉन्ड्स एक्सिस में है, मतलब यहाँ पर जो सारा हाइड्रोजन होगा, तो जो ये एक्सिस में जो हाइड्रोजन्स है उनको हम बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन, ओके। जो एक्सिस में है उसे हम बोलेंगे एक्सियल हाइड्रोजन। एंड जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है, मतलब ये एक्सियल इक्वेटोरियल आया कहाँ से, मतलब दिस इज द आर्ट, ओके। ये आर्ट एकदम भी नहीं लग रहा है बट समझने के लिए, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेटर, राइट। तो इक्वेटर ऐसे जो ये हॉरिजॉन्टली जो अलाइंड है इसे हम इक्वेटर बोल दिए। तो सिमिलरली ये भी स्लाइटली हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है इसलिए हम इसे बोलेंगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर सारा जो हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है थोड़ा देख के पता चल जाता है, इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स।
हो गया, हाइड्रोजन हम समझ लिए। तो यहाँ पर क्लियर है ये कि यहाँ पर 6 एक्सियल हाइड्रोजन होगा एंड 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। फाइन। अब चलिए इसे हम नंबरिंग करते हैं। वेट, एक डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, डिस्टिंग्विश हो पाएगा अच्छे से। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6th कार्बन, राइट। अब अगर हम इस वाले पोजीशन से इस मॉलिक्यूल को देखें तो हमें कौन सा दो बॉन्ड दिखाई देगा? दो बॉन्ड इन द सेंस कौन सा दो कार्बन हमें दिखाई देगा? अगर हम इस एंगल से देखें तो हमें ये वाला बॉन्ड दिखाई देगा 1 2 कार्बन, 1 के पीछे 2 होगा एंड दिस 5 4, 5 के पीछे 4 होगा। अब हम ये क्यों मतलब जानने का ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि अब हम इस वाले इस वाले फॉर्म को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में प्लॉट करेंगे, लाइक न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाला एंड ये वाला हमें दो कार्बन दिखाई देगा। तो हम सिंपली ये वाला आपका 1 कार्बन, दिस विल बी द बैक कार्बन, 1 के पीछे क्या है आपका 2 कार्बन है। अगेन ये वाला हमें दिखाई देगा, दिस इज द 5 नंबर कार्बन एंड दिस विल बी, ये बैक वाला कार्बन क्या होगा 4। यस, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब 1 2 हमें दिख गया, 5 4 दिख गया, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के यहाँ पर क्या है, ये जो एक्सियल पोजीशन में हाइड्रोजन है, तो हमें ये वाला एक्सियल ड्रॉ करके HA लिख देंगे। फिर इस साइड में होगा आपका ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एंड इस साइड में आपका क्या है, जब हम इस साइड से देखेंगे, ये वाला साइड से हम जब देखेंगे तो एक हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, फिर हमें ये मिलेगा, ये वाला कार्बन आपका 6th कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये वाला जो कार्बन होगा आपका 6 कार्बन है एंड दिस 5th कार्बन इज़ ऑल्सो बॉन्डेड टू 6 कार्बन। तो ये वाला जो 5th कार्बन है इसको भी हम इस 6 कार्बन से ज्वाइन कर देंगे। ये एक हो गया। अब ये इस वाला 5th कार्बन से आपका एक एक्सियल हाइड्रोजन है, एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, राइट। उसके पीछे 4 नंबर वाला आपका कार्बन है। अब 4 वाले के साथ कौन सा जॉइंट है आपका कार्बन 3, सो 4 वाले के साथ आपका 3rd कार्बन जॉइंट है एंड सिमिलरली विथ 2, ये बैक वाला कार्बन 2 है, इसके साथ भी आपका 3 वाला कार्बन जॉइंट है। अब यहाँ पर 4 वाला कार्बन में और कौन कौन सा एटम आपका लगा हुआ है, हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस विल बी द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, दिस विल बी द एक्सियल हाइड्रोजन। सिमिलरली आपका ये 2 वाला कार्बन से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, अच्छा यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई, दिस विल बी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। मतलब आपको विजुअलाइज करना आना पड़ेगा, मतलब आप इसे ट्राई करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, मैंने यहाँ पर जैसे समझाया है उसको एक बार फिर से देखने से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज़, अच्छा ये बैक वाला जो कार्बन में क्या है आपका, एक है ये वाला एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन एंड दिस विल बी द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये हम लोग का ये वाला जो फॉर्म है न्यूमैन प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट हो गया है। 6 में भी आपका 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है 6 वाले कार्बन के साथ, इसे हम बिल्कुल ऐसे प्लॉट कर देंगे एंड विथ दिस आपका ये वाला 6 वाला कार्बन है आपका 1 2 हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला 3 होगा, दिस इज़ 4 5 6, अगेन 6 कार्बन, और ये 3 के साथ आपका एक एक्सियल हाइड्रोजन है एंड 1 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, दिस विल बी 1 एक्सियल हाइड्रोजन एंड दिस विल बी 1 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो ये हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर और एक टर्म आता है आपका, वो है आपका डाई एक्सियल इंटरेक्शन और 1-3 इंटरेक्शन। तो वो कौन सा इंटरेक्शन होता है, ये आपका 1 वाला कार्बन है, दिस 1 इज़ 3 कार्बन, 3rd कार्बन 1 2 3, राइट। तो इन दोनों के हाइड्रोजन के बीच जो इंटरेक्शन होगा, ये एक्सियल पोजीशन में है, राइट। तो इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे हम 1-3 इंटरेक्शन बोलते हैं।
या डायएक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं या सिनएक्सियल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, सिनएक्सियल। ये वाला जो इंटरेक्शन है इसे आप याद रखना, क्योंकि ये बाद में बहुत काम में आएगा। आपका स्टेबल जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है वहाँ पर स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए ये वाला इंटरेक्शंस काफ़ी यूज़ होगा। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हम कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे ये रिंग इन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको आज। यहाँ पर रिंग इन्वर्जन से हम क्या समझेंगे? Though cyclohexane is stable in the chair conformer, it can undergo rapid interconversion from one chair to another equivalent chair. Equivalent से हम क्या समझेंगे? After जो ring inversion होगा आपका, this one, from this chair to this chair, इसे हम, अच्छा, दिस वन इज एच ए, दिस वन इज एच ए, ओके। जो ये रिंग इन्वर्जन होगा आपका, ये दोनों सेम होगा, इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है। देयरफॉर दे आर नोन एज होमोमर्स, इसे हम होमोमर भी बोल सकते हैं। एंड सच टाइप ऑफ होमोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड टोपोमेराइजेशन, टोपोमेराइजेशन, दिस इज़ अ टर्म। इसमें समझने वाला कुछ ऐसा है नहीं, मतलब इस टाइप ऑफ होमोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम टोपोमेराइजेशन बोलेंगे। नाउ इन साइक्लोहेक्सेन द हाइड्रोजन एटम्स व्हिच इंटरचेंज साइट्स आर डाइस्टेरियोटॉपिक एंड द रिंग इन्वर्जन प्रोसेस इज ए केस ऑफ डाइस्टेरियोटोपोमेरिज्म, मतलब इसे हम डाइस्टेरियोटोपोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये दोनों आपका ये दोनों जो कन्फर्मेशंस यस, तो वो आपका नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होता है, मतलब दिस टू आर डाइस्टेरियोमर्स, तो इसलिए हम इसे डाइस्टेरियोटोपोमेराइजेशन भी बोल सकते हैं। एंड इसे हम रिंग फ्लिप भी बोलते हैं, रिंग इन्वर्जन भी बोलते हैं, एंड इवन रिंग रिवर्सल भी बोलते हैं। सो here chair conformation undergoing rapid equilibration, this process is often called ring inversion। ये सब कुछ आपका फॉर्मल डेफिनेशंस हो जाता है रिंग इन्वर्जन का। एंड इन रिंग इन्वर्जन देयर इज़ नो चेंज इन द रिलेटिव कन्फिगरेशन। रिलेटिव कन्फिगरेशन ये सब टर्म्स आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का है, जब वो समझाऊंगी आपको समझ में आएगा, लेकिन एक तो कॉमन नॉलेज होगा ही आपको कि जब ये रिंग इन्वर्जन होता है तब आपका ये अगर सीस है तो ये सीस ही रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, अगर इसका कन्फिगरेशन इस वाला कार्बन का आर है तो यहाँ पर भी ये वाला आर ही रहेगा, अगर एस है तो एस रहेगा। तो ये सब कुछ कन्फिगरेशनल टर्म्स है, ये सब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में मिलेगा, लेकिन सीस ट्रांस का तो आपको पता होगा ही। तो बस इतना ही है रिंग इन्वर्जन में, मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर हम कल समझेंगे होल ऑफ द प्रोसेस। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड येस, मैं बार बार एवरी वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आई वुड लाइक टू सॉल्व योर डाउट्स। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस रिंग इन्वर्जन को लेके मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो थैंक यू, टाटा।